हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा। होपफुली हम इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। इससे पहले हमने सिलेबस के 3 टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। वन वाज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकंड वाज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एंड द थर्ड वन वाज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर। अगर इन 3 टॉपिक्स को अभी भी आपने कवर नहीं किया है, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट और वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। डैश इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू रिजम्बलेंसेज एंड सिमिलैरिटीज। आपको बताना है कि वो कौन सी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस की मदद से हम अपने डेटा को अरेंज कर पाते हैं ग्रुप्स में और क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन द डेटा। यानी कि जो भी सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होगा वो एक क्लास में जाएगा और जो दूसरे टाइप का डेटा होगा वो दूसरे क्लास में जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और आप सबको पता है जब भी हम कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं उसका पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। और जब हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं ये जनरली रॉ फॉर्म में होता है, ह्यूज वॉल्यूम का डेटा होता है एंड अनकंप्रेहेंसिबल होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इस डेटा में कोई सा भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक निकालने की कोशिश करेंगे वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें यहां पे एक नीड पड़ जाती है कि हम इस डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज क्यों करेंगे, सो दैट जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है वो फुलफिल हो जाए। और जैसे ही हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे उससे क्या ये क्या बन जाएगा, इजी टू रीड बन जाएगा, इजीली रीडेबल बन जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे इस डेटा वो सारे के सारे डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं, जिसकी मदद से बाद में हम डेटा आइटम्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। Now let's talk about question number 2. The process of presenting data in the form of a table is called as. आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम जिस प्रोसेस की मदद से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। क्वेश्चन की वर्डिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज टैबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following are the functions of classification? आपको बताना है गिवन और द 4 ऑप्शंस इनमें से कौन कौन सी फंक्शन आती है क्लासिफिकेशन की। ऑप्शन ए सेज अस दैट इट कंडेंसेस द डेटा। जो डेटा क्लासिफिकेशन होता है इससे हम अपने डेटा को समराइज कर पाते हैं प्रिसाइसली विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल सही है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस। अगर हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे उसकी मदद से कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी बन जाता है, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स अस टू स्टडी द रिलेशनशिप्स। क्लासिफिकेशन की मदद से हम डेटा आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इट फैसिलिटेट्स द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा। और जब हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे बाद में हम उस पर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यह भी इसका एक फंक्शन होता है। Hence, option number 4 will be the right answer. That is all of the above. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। Which of the following is not a principle of classification? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है क्लासिफिकेशन का। अगर हम ऑप्शन ई से स्टार्ट करेंगे, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। जो हमारी क्लासिफिकेशन में क्लासेस होंगे
वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मतलब अगर आपको बाद में क्लासेस में कोई भी अपडेट करना होगा, कोई भी चेंज लानी होगी, यू शुड बी एबल टू ब्रिंग दैट चेंज। इट शुड बी सुटेबल फॉर द पर्पज। जो भी हमारी क्लासिफिकेशन होगी वो हमारे पर्पज के लिए सुटेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इट शुड बी स्टेबल। जो भी हम क्लासिफिकेशन में क्लासेस बनाएंगे वो क्या होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। मतलब क्लासिफिकेशन के टाइम पे हमें सेम पैटर्न फॉलो कर लेना चाहिए थ्रू आउट द स्टडी। इट शुड बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो हमारी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए वो एग्जॉस्टिव नेचर की होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया जितने भी डेटा आइटम्स हमें मिल रहे हैं एज इनपुट, वो सारे के सारे डेटा आइटम्स किसी ना किसी क्लास में जाने चाहिए, और साथ ही साथ वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए। यानी कि एक डेटा आइटम खाली एक क्लास में जाना चाहिए, ना कि मल्टीपल क्लासेस में। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज इट शुड बी एम्बिग्यूअस। जो हमारे क्लासेस होने चाहिए वो एम्बिग्यूअस नहीं होने चाहिए, रादर दे शुड बी अनएम्बिग्यूअस। मतलब अगर हमारे पास कोई भी डेटा आइटम आ रहा है, अगर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस क्लास में जाएगा, तब हम बोलेंगे हमारी क्लासिफिकेशन क्या है? एम्बिग्यूअस। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि रीजन के हिसाब से एरिया वाइज अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी, यानी कि टाइम के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वो भी एक बेसिस बन जाती है क्लासिफिकेशन की। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हम एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वेरिएबल्स के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। आपको बताना है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में हम डेटा को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, जहां पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसी का एक और नाम आता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा की ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ द डेटा वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देन डेटा इज कॉल्ड। आपको बताना है कि अगर हम डेटा को रिकॉर्ड करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जो जिस टाइम पे आएगा उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में आएगा उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम इस पैटर्न पे डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं? अगेन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज टाइम सीरीज डेटा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम डेटा को रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बोलते हैं यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वहां पे हम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और उसी डेटा को हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। ये वाला क्वेश्चन जो है जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन मींस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू डैश। आपको बताना है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर हम लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इफ द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग इज नॉट क्रोनोलॉजिकल देन द डेटा सेट इज डैश। आपको बताना है कि अगर हम डेटा को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तब हम उस डेटा सेट को क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज डेटा तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज टाइम सीरीज में हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हाउएवर अगर हम डेटा को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उस डेटा को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब यूनिवेराइट डेटा क्या होता है, बाइवेराइट डेटा क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। या तो इंडिविजुअल सीरीज होगा,
या तो डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप इन पॉइंट्स को फिलहाल के लिए एज इट इज याद रखोगे, आगे इसके रिलेटेड भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज डैश। आपको बताना है एक क्लास के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम क्या बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। लेटर से अगर ये हमारे पास कोई भी क्लास आ रहा है, ठीक है, या यहां पे हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं, एज ग्रुप में ले रहा हूं, और यहां पे मैं ले रहा हूं इस एज ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेटर से दो एज ग्रुप्स हम लेंगे। एक एज ग्रुप आ रहा है 20 से लेके 25 तक, दूसरा एज ग्रुप आ रहा है लेटर से 26 से लेके 30 तक। फाइन, लेटर से इस एज ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 आ रहे हैं, इस एज ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 आ रहे हैं। ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसी पर्टिकुलर क्लास में आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ईच क्लास इज स्पेसिफाइड बाय टू एक्सट्रीम वैल्यूज कॉल्ड। हर एक क्लास के दो एक्सट्रीम वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, फिर से मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के तौर पे। लेटर से एक एज ग्रुप हमने लिया था 20 से लेके 25 तक, ये एज ग्रुप आ रहा है, इसको हम बोल सकते हैं क्लास इंटरवल भी, क्लास इंटरवल, और इसी को कभी कभी हम बोलते हैं रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज भी। फाइन, लेकिन क्लास इंटरवल में अगर आप देखोगे कौन कौन सा वैल्यू आएगा, 20 भी आएगा, 21 भी आएगा, 22 भी आएगा, 23 भी आएगा, 24 भी आएगा, 25 भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम खाली दो एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करेंगे, यहां पे दो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या आ रहे हैं, 20 एंड 25, इन दो एक्सट्रीम वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू। अगर आपको किसी भी क्लास का मिड पॉइंट निकालना होगा, उसके लिए आप कौन सी फॉर्मूला यूज करते हो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं ले रहा हूं, लेटर से एज ग्रुप आ रहा है 20 से लेके 25 तक। फाइन, लेटर से इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही है 10। फाइन, ये जो 20 यहां पे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द लोअर लिमिट, एंड 25 को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अब अगर आपको इस क्लास का मिड वैल्यू निकालना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट इज 25 प्लस लोअर लिमिट दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 22.5। तो ये इसका क्या बन जाएगा, इस पर्टिकुलर क्लास का मिड पॉइंट बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज डैश टू बी टू द नंबर ऑफ क्लासेस। आपको बताना है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है टू द नंबर ऑफ क्लासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वल, कैन नॉट डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम क्लास इंटरवल का साइज बढ़ा लेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगे, वाइल एज अगर हम क्लास इंटरवल का साइज छोटा लेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इन दोनों की रिलेशनशिप क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल से आप ये भी समझ सकते हो। एज एन एग्जाम्पल, लेटर से मेरे पास कुछ डेटा आइटम्स आ रहे हैं, डेटा वैल्यूज आ रहे हैं 1 2 3, रैंडम सी एग्जाम्पल में ले रहा हूं 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फाइन, लेटर से मैं इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूं। एक में मैं ले रहा हूं क्लास इंटरवल 1 से लेके 5 तक, और दूसरा क्लास में ले रहा हूं 6 से लेके 10 तक। अब यहां पे मैंने इसको खाली दो क्लासेस में डिवाइड किया है। इस क्लास में कितने ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, 5, और इस क्लास में भी कितनी ऑब्जर्वेशंस आ जाएगी, 5। फाइन, वाइल एज अगर मैं इसको अब ऐसे डिवाइड करूंगा, एक ग्रुप में बनाऊंगा 1 से लेके 2 तक क्लास बनाऊंगा, दूसरा क्लास 3 से 4 तक, तीसरा क्लास 5 से 6 तक,
चौथा क्लास में बनाऊंगा 7 से 8 तक, लास्ट क्लास में बनाऊंगा 9 से 10 तक। अब यहां पे इस क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ जाएगी? 2। इसमें भी 2 ऑब्जर्वेशंस आ जाएगी, इसमें भी 2 ऑब्जर्वेशंस, इसमें भी 2 ऑब्जर्वेशंस एंड इसमें भी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस कम लेंगे तो हर एक क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगी। वाइल एज अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस क्या लेंगे? ज्यादा लेंगे, हर एक क्लास का साइज क्या होगा? का साइज क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए इन दोनों की रिलेशनशिप क्या आ रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। द क्लासेस इन विच बोथ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास आर कॉल्ड। आपको बताना है वो कौन से क्लासेस होते हैं जिन क्लासेस में हम बोथ अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं क्लास के अंदर। लेट अस से मैं यहां पे एक क्लास ले रहा हूं 20 से लेके 25 तक, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं? इसमें मैं 20 को भी इंक्लूड कर रहा हूं, 21, 22, 23, 24 तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ अगर मैं 25 को भी इंक्लूड करूंगा तो मैं दोनों को ले रहा हूं, लोअर लिमिट को भी एंड अपर लिमिट को भी मैं क्लास के अंदर ले रहा हूं। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वाइल एज अगर मैं खाली लोअर लिमिट को लूंगा, अपर लिमिट को नहीं लूंगा, तो वैसे क्लासेस को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लासेस। ठीक है, अगर मैं दूसरा ग्रुप यहां पे बनाऊंगा 25 से लेके 30 तक इस पैटर्न पे, तो एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्या होगा? मैं लोअर लिमिट को कंसीडर करूंगा, हाउएवर मैं अपर लिमिट को इस वाले क्लास में कंसीडर नहीं करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। द गैप्स बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड द लोअर लिमिट्स ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इज कॉल्ड। आपको बताना है जो गैप आती है बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, उसको हम क्या बोलते हैं? मैं यहां पे फिर से आपको ये चीज अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। लेट अस से मैं एक एज ग्रुप ले रहा हूं 20 से लेके 25 तक, और एक और एज ग्रुप में ले रहा हूं 26 से लेके 30 तक इस पैटर्न पे। अब आप देखोगे जहां पे ये वाला एज ग्रुप खत्म हो रहा है और जहां पे ये वाला एज ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, इनके बीच में एक गैप आ रही है। ये एंड हो रहा है 25 पे, दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है 26 पे, और इनके बीच में जो गैप आती है आपको बताना है उस गैप को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लास बाउंड्री। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एज इट इज आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे। अब अगर आपको अपर क्लास बाउंड्री निकालनी होगी, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो अपर क्लास लिमिट प्लस 1/2 डी। यानी कि अगर आपको इसकी अपर क्लास बाउंड्री निकालनी होगी तो वो क्या आ जाएगी? अपर लिमिट क्या है? 25 प्लस क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू डी, वेयर डी इज द गैप। इन दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स की गैप आ रही है? एक नंबर की गैप आ रही है, तो डी का वैल्यू यहां पे क्या बन जाएगा? 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 25.5। इसी पैटर्न पे इस क्लास का मैं क्या निकाल सकता हूं? लोअर क्लास बाउंड्री में इसकी निकाल सकता हूं। वो किसके बराबर होगी? लोअर क्लास लिमिट दैट इज 26 माइनस 1/2 इंटू डी। डी का वैल्यू यहां पे 1 आ रहा है। फिर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 25.5 इस पैटर्न पे। तो आपने याद रखा कि अपर क्लास बाउंड्री को कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री को कैसे निकालते हैं। डी होती है गैप बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, एंड d/2 अगर आप देखोगे यहां पे डिफरेंस आ रही है खाली 1 की, तो यहां पे अगर आप d/2 लोगे उसको हम बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। एज इट इज आप ये वाला पॉइंट भी याद रखोगे, d/2 को हम बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। इफ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड देन सच क्लासेस आर कॉल्ड। आपको बताना है कि अगर किसी क्लास में लोअर लिमिट या अपर लिमिट मेंशन करके नहीं होगा, स्पेसिफाई करके नहीं होगा, तो वैसे क्लासेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ओपन एंड क्लासेस। अगर किसी भी क्लास में लोअर लिमिट या अपर लिमिट मेंशन करके नहीं होगा, उन क्लासेस को हम बोलते हैं ओपन एंड क्लासेस। एज एन एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं एज ग्रुप, वो एज ग्रुप जो कि बिलो 25 है, और एक और एज ग्रुप जो कि क्या है? अबव 26। एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे इस वाले क्लास में क्या हो रहा है? अपर लिमिट हमें पता है 25, लेकिन लोअर लिमिट मेंशन करके नहीं है।
इस वाले क्लास में क्या है, अपर लोअर लिमिट हमें पता है 26, लेकिन अपर लिमिट मेंशन करके नहीं है, तो ऐसे क्लासेस को हम बोलते हैं ओपन एंड क्लासेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन which is obtained on successively adding the frequencies of the values of the classes are called। आपको बताना है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को सक्सेसिवली ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बाद में फर्दर दो टाइप्स निकल के आ जाते हैं। एक होता है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा टाइप होता है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है वो हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं एज ग्रुप ले रहा हूं फिर से 20 से लेके 25, दूसरा एज ग्रुप में ले रहा हूं 26 से लेके लेटर से 30 तक, एक और एज ग्रुप में ले रहा हूं 31 से लेके 35 तक, इस पैटर्न पे। और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी यहां पे आ रही है 10, यहां पे 20 एंड लेटर से यहां पे 5। अब अगर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे हम निकालेंगे, यहां पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यहां पे फर्स्ट क्लास, यहां पे 10 आएगा। यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा इसके साथ, तो यहां पे वैल्यू बन जाएगा 30। यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए मैं इस 30 को ऐड करूंगा 5 के साथ, तो रिजल्ट बन जाएगा 35। तो इस पैटर्न पे हम क्या कर सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को सब्सिक्वेंटली ऐड कर रहे होते हैं सक्सेसिवली, ठीक है। और ये वाली एग्जांपल जो यहां पे मैंने ले ली है, दिस इज पर्टिकुलरली एन एग्जांपल ऑफ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। सभी आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे कि मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसी के साथ मिलता जुलता है, थोड़ी सी डिफरेंस है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। डैश इज द फाइनल स्टेज इन कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा एंड फॉर्म्स द गेटवे फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपको बताना है डेटा कलेक्शन एंड कंपाइलेशन का फाइनल स्टेज क्या होता है, और वही स्टेज बाद में एक गेटवे बन जाता है, एंट्री पॉइंट बन जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या बन जाता है, फाइनल स्टेज बन जाता है डेटा कलेक्शन एंड कंपाइलेशन का, और यही से बाद में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। In the tabulation of data, common sense is dash and experience is dash। आपको बताना है tabulation of data में common sense क्या होता है and experience क्या होता है। ये एक काफी रिनोड स्टैटिस्टिशियन था जिसका नाम था A.L. बाउली। A.L. बाउली जिसने ये वर्ड्स यूज किए थे, आपको ये पॉइंट एज इट इज याद रखना पड़ेगा। उसने बोला था कॉमन सेंस होता है चीफ रिक्विजिट एंड एक्सपीरियंस होता है चीफ टीचर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और ये किसने बोला था, दीज वर द वर्ड्स ऑफ A.L. बाउली। ये प्रोफेसर था स्टैटिस्टिक्स का। और अगर आप देखोगे जो मैं बुक यहां पे फॉलो कर रहा हूं इस MCQ सीरीज के लिए, दैट इज SC गुप्ता, काफी स्टैंडर्ड बुक है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लिए। फाइन, उसमें काफी क्लियर कट वर्ड्स में ये पॉइंट मेंशन करके रखा गया है, बोल्ड वर्ड्स में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। इन द कलेक्शन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा कॉमन सेंस इज द डैश। आपको बताना है डेटा कलेक्शन एंड टैबुलेशन में कॉमन सेंस क्या होता है। आप देख सकते हो डायरेक्टली उसी पॉइंट में से ऑब्जेक्टिव आया है JSA के पेपर में। आपको बताना है कॉमन सेंस क्या होता है, चीफ रिक्विजिट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और एक्सपीरियंस क्या होता है, चीफ टीचर। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स और कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इज /r। आपको बताना है टेबल के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इनमें से। टेबल नंबर, यस इट इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेबल। टाइटल भी, हेड नोट भी, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो आज हमने देखा थोड़ा सा टेबल क्या होता है, टेबल के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब ये टाइटल क्या होता है, हेड नोट क्या होता है, और बाकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं टेबल के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी, आप ट्रिपल एस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी आंसर्स के साथ। ठीक है, तो होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।